आज हम एक नई चर्चा शुरू कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स पर आधारित एक गहरा विश्लेषण, जिसमें हम एक्सेल के एक बेहद खास और थोड़े अनजान फंक्शन के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, कूपन सीडी फंक्शन। आज का मकसद यही समझना है कि एक्सेल आखिर बॉन्ड्स और कूपन से जुड़ी इतनी जटिल कैलकुलेशंस को आसान कैसे बनाता है। क्योंकि देखिए, फाइनेंशियल डेटा कई बार बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। मुझे तो सच में लगता है कि इतनी सारी डेट्स और नंबर्स देखकर ही कोई भी कंफ्यूज हो जाए। मैं खुद कई बार ऐसी स्प्रेडशीट्स देखकर घबरा जाती हूँ। और वहीं पर कूपन सीडी जैसे फॉर्मूला काम आते हैं। इन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि मैनुअल कैलकुलेशंस में होने वाली इंसानी गलतियों को रोका जा सके। तो इस फंक्शन के थोड़ा बेसिक्स पर आते हैं। असल में ये फंक्शन करता क्या है? सीधे शब्दों में कहूं तो ये अगली कूपन पेमेंट की तारीख निकाल कर देता है। यानी सेटलमेंट डेट के बाद वाली डेट। हाँ, सेटलमेंट डेट वो दिन होता है जब बायर बॉन्ड खरीदता है। उसके ठीक बाद जो नेक्स्ट पेमेंट डेट आएगी वो ये निकाल देगा, बिना किसी मैनुअल कैलेंडर काउंटिंग के। पर इस फॉर्मूला को ठीक से काम करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ना? सही कहा। 4 जरूरी चीजें चाहिए होती हैं। पहला वही जो हमने अभी बात की, सेटलमेंट डेट, खरीदने की तारीख। और दूसरा आर्ग्यूमेंट? मैच्योरिटी, यानी बॉन्ड के एक्सपायर होने की आखिरी तारीख। ये दोनों तो काफी सीधे हैं। तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? तीसरा है फ्रीक्वेंसी, मतलब साल में कितनी बार कूपन पेमेंट आती है। तो अगर सालाना पेमेंट है तो 1 डालना होगा। बिल्कुल, सालाना के लिए 1, छमाही या सेमी एनुअल के लिए 2 और तिमाही के लिए 4। और एक चौथा आर्ग्यूमेंट भी है जो ऑप्शनल होता है, बेसिस। ये बेसिस ही दिनों की गिनती का तरीका तय करता है। अलग अलग मार्केट्स में साल और महीने गिनने के रूल्स अलग होते हैं। जैसे यूएस में 30/360 का रूल होता है। हाँ, यूएस 30/360 रूल, या फिर एक्चुअल बाय एक्चुअल, जहां दिन असल कैलेंडर के हिसाब से गिने जाते हैं। बेसिस 0 से 4 तक का एक नंबर होता है। इसी रिसर्च के दौरान मुझे एक बहुत हैरानखेज बात पता चली। मेरा एक बड़ा अहा मोमेंट था ये। वो डेट्स को प्रोसेस करने वाला लॉजिक। हाँ, एक्सेल दरअसल डेट्स को कैलेंडर की तरह देखता ही नहीं है, वो उन्हें सीरियल नंबर्स की तरह देखता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। डिफॉल्ट रूप से 1 जनवरी 1900 को सीरियल नंबर 1 माना जाता है। उसके बाद हर नए दिन को एक नया नंबर मिलता है। और इसी वजह से हमेशा डेट फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे DATE, ब्रैकेट में साल, फिर महीना और फिर दिन। वरना अगर हम सीधा टेक्स्ट डाल दें तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है ना? बिल्कुल, अलग अलग कंप्यूटर्स में डेट का फॉर्मेट अलग होता नमस्कार। है, तो एक्सेल अगर गलती एक्सेल कर में सकता फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं तो आज की ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। आज हम एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल फंक्शन कूपन सीडी में महारत हासिल करेंगे। तो एक सिचुएशन लेते हैं। पास में एक बॉन्ड है और ये जानना है कि अगला कूपन पेमेंट कब मिलेगा। सवाल बहुत कॉमन है ना? अच्छी बात यह है कि एक्सेल के पास इसका एकदम सटीक जवाब है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कूपन सीडी फंक्शन है क्या चीज। बेसिकली ये फंक्शन सेटलमेंट डेट के बाद जो अगली कूपन पेमेंट की तारीख होती है ना, उसे कैलकुलेट करता है। अच्छा, इस फंक्शन को ठीक से समझने के लिए एक टर्म जानना बहुत जरूरी है, सेटलमेंट डेट। बहुत सिंपल है, ये वो तारीख है जिस दिन कोई सिक्योरिटी जैसे कि कोई बॉन्ड खरीदा जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि ये हमेशा बॉन्ड इशू होने की तारीख के बाद ही आती है। अब सेटलमेंट डेट और मैच्योरिटी डेट में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक 30 साल का बॉन्ड 1 जनवरी 2008 को इशू हुआ और उसे खरीदा गया 6 महीने बाद, यानी 1 जुलाई 2008 को। तो यहां सेटलमेंट डेट होगी 1 जुलाई 2008 और मैच्योरिटी डेट होगी 1 जनवरी 2038, यानी इशू डेट से पूरे 30 साल बाद। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए। अब सीधे चलते हैं इस फंक्शन के सिंटैक्स पर और देखते हैं कि इसके अलग अलग हिस्से क्या काम करते हैं। ये देखिए कूपन सीडी फंक्शन का सिंटैक्स। इसमें 4 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी और एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है बेसिस। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे जरूरी बातें, सेटलमेंट मतलब जिस तारीख को सिक्योरिटी खरीदी गई, मैच्योरिटी मतलब जिस तारीख को वो एक्सपायर होगी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि साल में पेमेंट कितनी बार होती है। सालाना के लिए 1, छमाही के लिए 2 और तिमाही के लिए 4। ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स डालने ही डालने हैं, ये जरूरी हैं। अब बात करते हैं चौथे आर्ग्यूमेंट बेसिस की।
ये ऑप्शनल है, मतलब इसे छोड़ भी सकते हैं। ये बताता है कि दिनों को कैसे गिनना है। जैसा इस टेबल में दिख रहा है, अगर 0 डालें या इसे खाली छोड़ दें तो ये यूएस नैस्डी 360 मेथड यूज करता है। 1 का मतलब है एक्चुअल बाय एक्चुअल, और इसी तरह बाकी ऑप्शंस भी हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड के रूल्स क्या हैं। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि फंक्शन असल में काम कैसे करता है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। तो ये रहा हमारा सैंपल डेटा सेट। सेटलमेंट डेट है 25 जनवरी 2011, मैच्योरिटी डेट है 15 नवंबर 2011, फ्रीक्वेंसी है 2, मतलब ये एक सेमी एनुअल कूपन है, और बेसिस है 1, यानी एक्चुअल बाय एक्चुअल मेथड। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में डालते हैं। एक्सेल में ये कुछ ऐसा दिखेगा, इज इक्वल टू कूपन CD A2 A3 A4 A5। यहां हर सेल रेफरेंस हमारे टेबल के डेटा से मैच कर रहा है। और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, ये रहा हमारा रिजल्ट। इस बॉन्ड की अगली कूपन पेमेंट डेट है 15 मई 2011। देखा कितना आसान और तेज था। ये फंक्शन है तो बहुत काम का, लेकिन कुछ कॉमन गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं ताकि काम हमेशा परफेक्ट हो। यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर सेटलमेंट या मैच्योरिटी डेट सही फॉर्मेट में नहीं है तो हैश वैल्यू एरर आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी 1, 2 या 4 के अलावा कुछ और डाल दी या बेसिस 0 से 4 की रेंज के बाहर है तो हैश नम एरर मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, सेटलमेंट डेट हमेशा मैच्योरिटी डेट से पहले की होनी चाहिए, वरना फिर से हैश नम एरर आ जाएगा। तो बस अब ये कूपन CD फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए सब तैयार हैं। ये फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए एक बेहतरीन टूल है जो अब आपकी टूलकिट में शामिल हो गया है। चलिए अब एक सवाल पर सोचते हैं। एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन में इस फंक्शन का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? सोचिए, कोई पर्सनल इन्वेस्टर, कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट या किसी कंपनी का ट्रेजरी डिपार्टमेंट। वो लोग इसे अपने रोज के काम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक सीखते रहिए।